हेलो फ्रेंड्स। द ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में मैं आपके साथ उन्हीं पुरानी चीज़ों पर वापस आता हूं जो जब ग्लोबल टीवी का खाका यानी जब इसका स्वरूप नया वाला आया नहीं था आपके सामने, जब इसको थोड़ा सा कैची सा नहीं बनाया गया था। मैं कुछ किताबों पर आता हूं। ये वो किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं और पिछले 25 सालों में मैंने करीब 25 किताबें लिखी हैं। इसमें कई तरह की किताबें हैं जो मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट है, जो अपना एरिया है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन उस पर हैं। जो मेरा दूसरा शौक है, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी साइंसेज, 2 किताबें उस पर हैं। तीसरा शौक इंटेलिजेंस एंड डिफेंस का है, 1 किताब उस पर है। एक रिपोर्टाज है, एक ऐसे यूथ के संघर्ष की कहानी है जो एक छोटे से धार्मिक शहर से एक बड़े शहर में आता है और वहाँ मीडिया में, टेलीविज़न या न्यूज़ में स्ट्रगल करता है और अपनी जगह बनाता है। फिर मीडिया एकेडमिक्स में जाता है। और एक ऐसी किताब है जो चौथा मेरा एरिया है, शौक है, वो है अध्यात्म का, उस पर है। तो ऐसी 25 किताबें हैं जिनकी मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करूंगा। हम आते हैं उस किताब पर जिसको मैं अगर ये कहूं कि वो ट्रेंड सेटर है ऐसे यूथ के लिए जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो मीडिया एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। एक ऐसे यूथ की कहानी जो एक छोटे से धार्मिक शहर से राज्य की राजधानी होते हुए दिल्ली जैसे महानगर में आता है, जिसे मीडिया का मक्का कहा जाता है, और वहाँ वो संघर्ष करता है, बड़े बड़े नामचीन लोगों से मिलता है और मीडिया में, टेलीविज़न में काम करता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में काम करने का सिलसिला उसका अनवरत अभी भी जारी है और मीडिया एकेडमिक्स में वो एक स्थान बनाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एकेडमिक्स में। ये कहानी हालांकि मेरी है, लेकिन ये कहानी किसी और की भी हो सकती है, किसी भी एक ऐसे यूथ की कहानी जो ना सिर्फ मीडिया में बल्कि किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए छोटे शहर से बड़े शहर की ओर माइग्रेट करता है और संघर्ष करता है। इस संघर्ष के रास्ते में रिजेक्शंस ज़्यादा मिलते हैं और अचीवमेंट्स बहुत थोड़ी। उन्हीं अचीवमेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस बनाते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है और वहाँ पहुँचना है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। ये जो किताब है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन इंटर्न, क्योंकि आपका किसी भी क्षेत्र में जो करियर है वो शुरू होता है इंटर्न, एज एन इंटर्न। चाहे वो आप आईटी एंड कंप्यूटर्स में जाएं, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाएं, चाहे आप माइनिंग में जाएं, चाहे आप मीडिया में जाएं, चाहे आप मेडिकल में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप एज एन इंटर्न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हैं और ये कहानी उसी इंटर्न की है। ये जो किताब है ये मैंने कई एडिशंस में लिखी है। पहली एडिशन इसे गुड़गांव के जोरबा बुक्स ने छापी थी 2012 में। उसके बाद एडिशन 2 और 3 अमेरिका में छपी, यूएस के एक पब्लिशर ने छापी, और एडिशन 4 और 5 ये मेरे हाथ में है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। इन पांचों एडिशंस में लगभग कहानी समान है,
लेकिन फिर आप कहेंगे कि एडिशन अलग अलग क्यों है। तो कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं और कलर और ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस है। जैसे एडिशन 1 जो था वो ब्लैक एंड वाइट था, एडिशन सेकंड वो एडिशन सेकंड और थर्ड एक ही है, कलर और ब्लैक एंड वाइट का अंतर है। एडिशन 4 और 5 में कलर एंड ब्लैक एंड वाइट का फर्क होने के साथ साथ चैप्टर्स और कंटेंट ज़्यादा और कम है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं किताब पर आता हूँ। ये किताब एडिशन 4 आप देख सकते हैं। ये किसी आप हालांकि ये वास्तविक फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी को भी रख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ एन इंटर्न, an attempt to catch the thread of media and India। इसको मैं पढ़ता हूं एडिशन 3 ब्लैक एंड वाइट। इसमें क्या है मैं इसी पर चर्चा करूंगा। और एडिशन 5 आप देख सकते हैं कंटेंट का फर्क है। एडिशन 4 पतली किताब है, नंबर ऑफ पेजेज इसमें कम है, और एडिशन 5 इसमें कंटेंट यानी चैप्टर्स ज़्यादा हैं और साथ ही साथ एडिशन 5 कलर्ड है। तो इस तरह से ये फ़र्क है। इसमें एडिशन 4 में आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सिनॉप्सिस दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ता हूँ। स्टोरी ऑफ एन इंटर्न टेल्स यू स्टोरी ऑफ एन यंग बॉय who travels all the way to politically vibrant city of Delhi to make it big in news media. After a series of rejection, he decides and puts his own money to cover some of biggest religious, social and political events and sends it to topmost people in power circuit. He travels across North and South India to overcome with failures and starts training and teaching young aspirants of journalism. After an 1.5 decades, he realizes that his stories are making global impact and he is invited globally to present his researches on both sides of world. Finally finds solace in polishing young lot of students to train and shape them while advising top people and organizations। एक ऐसे यूथ की कहानी जो 20-22 साल की उम्र में अपना शहर जहाँ वो पैदा होता है, बड़ा होता है, छोड़ देता है अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, और आता है राज्य की राजधानी में, वहाँ से राष्ट्र की राजधानी नई दिल्ली में, और वहाँ तमाम सारे रिजेक्शंस होते हैं। ये सबके साथ होते हैं, लेकिन उन रिजेक्शंस को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, जब आप अपना ध्येय स्पष्ट कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। आप ये मानिए कि अगर आपने पैसे कमाने का ध्येय बना लिया तो फिर आप पैसे कमाने में ही रह जाएंगे। फिर जो आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, जो आपका नेचुरल मूलभूत, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी महारत है, चाहे वो आईटी हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, या कोई भी सेक्टर हो, साइंसेज हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो आपकी पढ़ाई जो है सिर्फ एक अच्छी जॉब और अच्छे करियर में रह जाएगी। जो आपका ज्ञान है, जो आपने नॉलेज इकट्ठी करी है इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, वो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जब यूथ दिल्ली आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, और फिर वो तमाम सारे लोगों से मिलता है मीडिया में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजेक्शंस होती हैं, उसे दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन BBC वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है।
देश के सबसे पहले टेलीविज़न चैनल जी न्यूज़ में उसे काम करने का मौका मिलता है और फिर वो कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में 1000 के आसपास आर्टिकल लिखता है। टीचिंग में आता है मीडिया की। देश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग करता है। तमाम सारे रिसर्चेज करता है। ग्लोबल तमाम सारी करीब 2 दर्जन से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस को वो सलाह मशवरा देता है। राजनीतिक नेताओं को सलाह मशवरा देता है। 2.5 लाख चिट्ठियाँ लिखता है। लेकिन इसके पहले 15-16 साल उसे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। यही कहानी है। और इस दौरान वो कई सारी पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इवेंट्स को कवर कर उनकी रिपोर्ट बनाकर कई सारे लोगों को मीडिया में, राजनीतिक क्षेत्रों में भेजता है। और करीब 1.5 दशक बाद उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्टोरी जो उसने भेजनी शुरू करी थी 1.5 दशक पहले, वो ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये कोई उसे बताता नहीं है, लेकिन जिस तरह के घटना चक्र होते हैं उससे ये बात स्वयमेव साबित हो जाती है। तो अब ये किताब पर आते हैं। देखिए, ये इसमें फोटोग्राफ्स दी हुई हैं। और इन फोटोग्राफ्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। चैप्टर्स पर आते हैं। ये किताब क्रिएट स्पेस ने छापी है, जो यूएसए के पब्लिशर हैं, क्रिएट स्पेस। और जो पहला एडिशन था उसे गुड़गांव के जोरबा पब्लिशर्स ने छापी है। इसमें अगर एडिशन 5 की बात करें तो ये है। एडिशन 4 अभी आपने देखा, वही कलेवर, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा। इसमें ये जो मैंने लिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये बीबीसी के लीजेंडरी ब्यूरो चीफ सर मार्क टिली की एक किताब द नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया से लिया गया है, जिसमें ये कहा उन्होंने, एक जगह ये लिखा है, द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन जर्नलिस्ट फेस इज टू रिगार्ड द स्टोरीज दे राइट एज देयर ओन. They are not. They are the stories of those who are involved in the events reported. It's not the journalist who is the hero. It is those who suffer famine or floods, those who fight cruelty or oppression, those who govern and those who oppose them. Never do I feel this more strongly than when I walk away from natural disasters with the material recorded for what I know will be a good story, leaving the victims to their sufferings. जो आज का ट्रेंड है, आज के माहौल में आप टेलीविज़न पे देखिए, जो एंकर्स होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंग की भावना, ईगो की भावना होती है। वो अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि आप एक माध्यम होते हैं सफरर्स की कहानी बताने के लिए, सरकार की नीतियों के बारे में बताने के लिए, विक्टिम्स के बारे में बताने के लिए। आम जनता पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सोचती है। जजमेंटल होना और अपने को जब एंकर की सीट पर आज पाती हैं या पाते हैं, तो वहाँ से डिसाइड करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत गलत है। यही बात सर मार्क टिली कह रहे हैं अपनी किताब में। अब इसमें जो चैप्टर्स हैं उस पे आते हैं। बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। आप देखिए, ये चैप्टर्स हैं इसके। बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, ये शुरू होती है कहानी। उसके पहले आप देख लीजिए, ये फोटोग्राफ्स इसमें आपको दिखेंगे। इसमें साइंस एज के बारे में भी है
क्योंकि बाद में 7 सर्टिफिकेशन उस यूथ के होते हैं नासा से, तो वो स्पेस साइंसेस के बारे में भी मिलेगा और तमाम सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें मिलेगा। ये देखिए स्पेस क्राफ्ट के बारे में, और फिर ऐसे आपको फोटोग्राफ्स मिलते जाएंगे इसमें, आगे तमाम सारी फ़ोटोएं मिलेंगी। ये अयोध्या इवेंट जिसने इस देश का भाग्य बदला, इस देश की राजनीतिक तस्वीर बदली, उसके बारे में भी है। ये देखिए भगवान राम की एक आदमकद प्रतिमा जो अयोध्या में राम की पैड़ी पे लगी है। ये CNN की जो पहली भारतीय महिला ब्यूरो चीफ थी, मिस अनीता प्रताप के बारे में उनकी फ़ोटो है, जिनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ये न्यूज़ रूम कैसे होता है किसी टेलीविज़न चैनल का, उसके बारे में थोड़ा सा। और ये राजदीप सरदेसाई को आपने देखा इस पेज पे, जिन्हें मॉडर्न टेलीविज़न मीडिया का एक पुरोधा माना जाता है, ट्रेंड सेटर माना जाता है। और एक कैसे चर्चा होती है जिसको हम कहते हैं चाय पर चर्चा। तो एक नुक्कड़ के चाय की दुकान पर किसी टेलीविज़न दफ्तर के आगे, या किसी जहां आप कवर करने जाता है एक जर्नलिस्ट, चाय पर किस तरह एक क्रिएटिव आपकी जो टैलेंट होता है वो निकलता है, बाहर आता है सामने। और ये फिर एक न्यूज़ रूम की तस्वीर। इस तरह से आप इसमें तस्वीरों के जरिए, और ये BBC का दिल्ली दफ्तर जहाँ पर वो यूथ ट्रेनिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पिक्चर्स के माध्यम से इसमें समझाया गया है। तो पहला चैप्टर है द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे वो यूथ अपनी यात्रा शुरू करता है एक छोटे से धार्मिक शहर से, और उसके पहले वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। वहाँ से फिर राज्य की राजधानी आता है लखनऊ एंड जर्नलिज्म, जहाँ पर वो जर्नलिज्म की पढ़ाई करता है और साथ ही कई सारे अखबारों में काम करता है। फिर आता है इनटू द जाट लैंड एंड साउथ कैंपस। वो यूथ जब दिल्ली आ रहा होता है तो कोई उसे बताता है दिल्ली जाटों का शहर है, जो बहुत टफ लैंग्वेज में बात करते हैं। और वो साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एडमिशन लेता है। तो वो एक जगह लिखता है इस किताब में कि ये जो दोनों कॉम्परेटिव स्टडी है दिल्ली के बारे में, कि एक जाटों का शहर है और दूसरा ये कि पढ़ाई के मामले में बहुत बढ़िया है, तो पहला वाला इम्प्रेशन वो ओवर शेडो कर रहा था पढ़ाई वाले इम्प्रेशन को। उसके बाद आता है वो जब एडमिशन लेता है तो फ़ोन कॉल्स, मीटिंग विद बिगीज एंड थंडरबोल्ट। वो कई सारे फ़ोन करता है बड़े बड़े मीडिया के लोगों को, बड़े बड़े लोगों से मिलता है। एंड थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट ये साउथ कैंपस में अनुभव होता है उसे। वो चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फिर आता है इनटू द मैजिकल रियल्म ऑफ BBC। वो BBC में ट्रेनिंग करता है। BBC दुनिया की सबसे मशहूर संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है टेलीविज़न और रेडियो न्यूज़ की। तो उसमें वो कैसे ट्रेनिंग करता है दिल्ली ऑफिस में, उसके बारे में। फिर माय डेज इन इंडिया TV। ये जी TV उस समय देश का पहला चैनल होता है, उसमें
1997-98 की बात है, तो वो जो है उसमें ट्रेनिंग करता है, काम करता है, वो कैसे। एंड देन आवर ब्यूरो चीफ एंड राजदीप सरदेसाई, उस वक्त जी इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ होते थे एक बिहार के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं सतीश के सिंह। वो यूथ उनसे बहुत प्रभावित होता है, उनसे बातचीत होती रहती है ऑफिस में। तो एक बार वो उसे किसी इवेंट पर कवर कराने ले जाते हैं, तो वहाँ उसकी राजदीप सरदेसाई से मुलाकात होती है। फिर आता है एक ऐसा प्रोग्राम टेलीविज़न का जो जी न्यूज़ ने डिज़ाइन किया, कैंपेन ट्रेल। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो टीम होती थी, क्रू होता था, वो किसी एक राजनेता के साथ 24 घंटे गुजारता था और उसकी दिनचर्या को रिकॉर्ड करता था। कहाँ वो जाता है, घर में कैसे रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसके घर से लेकर और प्रचार क्षेत्र तक उसको कवर करता था। उस टीम का हिस्सा बनता था। ये प्रोग्राम बाद में सारे टेलीविज़न चैनल की यूएसपी बना और लगभग सभी टेलीविज़न चैनलों ने इसको अडॉप्ट किया। 2002 एडी एंड टू लेडीज। बाद में वो जब जी इंडिया टीवी से बाहर होता है तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके कवर करने जाता है अयोध्या। वहाँ पर पोस्ट मास्क डेमोलिशन की एक इवेंट हो रही होती है, रामशिला पूजन। वहाँ पर उसे गेटी इमेजेज और एक स्पेनिश न्यूज़ एजेंसी की 2 पत्रकार मिलती हैं जिनके साथ वो पूरी इवेंट करता है। और वो पत्रकार अचानक उससे भेंट होती है उस यूथ की जिसका नाम है एमी विटेल, और वो फोटो जर्नलिस्ट होती हैं। और फिर उनके साथ वो रामाज लैंड एंड एमी विटेल ये पूरी इवेंट कवर करता है 2 हफ्ते के दौरान। और फिर आता द वुमेन हु वाज ब्रेस्ट फीडिंग हर सन एंड द स्कूल विच वाज अबैंडन्ड। एक ऐसे औरत की कहानी जो वैसे तो वो भीख मांगती है अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, लेकिन उसका ममत्व जगता है। वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, जिसकी फोटोग्राफ वो कवर करती है, लेती है एमी विटेल। और वहाँ पर माँ की ममता और बच्चे के लिए उसका प्यार वो दिखाई देता है। और एक ऐसे स्कूल की कहानी है जो पता नहीं बारिश में टूटा है या दंगों में, इसके बारे में दोनों पड़ताल करते हैं। तो ये कहानी है। फिर फ्लैग मार्च एंड रामशिला पूजन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या। मैंने जैसे बताया वो रामशिला पूजन 15 दिन की इवेंट होती है। रामशिला पूजन को कवर करते हैं और फ्लैग मार्च होता है जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया जाता है पब्लिक में कि सब कुछ ठीक है, कोई ख़तरा नहीं है, तो वो उसको कवर करते हैं। स्काई न्यूज़ टीम एंड एमीज डिपार्चर। एमी विटेल का डिपार्चर होने वाला होता है। इसी दौरान एक नई टीम अयोध्या में आती है, स्काई न्यूज़ बीजिंग चाइना से। उसके साथ वो यूथ काम करता है, एमी को गुड बाय कहता है और फिर वो वहाँ पर रुक जाता है। सब मीडिया कर्मियों के जाने के बाद भी रुक जाता है। और लिटिल लॉन्गर जर्नी, ये एक कहानी ऐसी है जो एक साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताती है। अयोध्या में सरयू नदी के दूसरी तरफ एक घना जंगल है जहाँ से एक छोटी लाइन की 3 डब्बे की ट्रेन और उसके पहले एक रेल बस चलती थी। उस मार्ग पर वो यूथ कई बार यात्रा कर चुका होता है। तो इस बार जब वो इस इवेंट के बाद, रामशिला पूजन की इवेंट के बाद वहाँ जा रहा होता है, तो उसे एक ऐसा अनुभव होता है, एक ऐसे क्रीचर से उसकी अनसर्टिफाइड तरीके से मुलाकात। अनसर्टिफाइड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी नहीं पता कर पाता कि ये है क्या जो उसे दिख रहा है। ऐसे क्रीचर की कहानी है जो उसे आभासी तौर पर या रियल में दिखता है। और क्योंकि ट्रेन छूट चुकी होती है, वो पैदल ही रेलवे ट्रैक के सहारे जा रहा होता है और अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए सोच रहा होता है। ट्रेन वहाँ भी नहीं मिलती। आखिरकार उसे वो जो गणेश जी होते हैं टेम्पो, उससे जाना पड़ता है आगे मनकापुर तक। तो इस दौरान जो घटना होती है वो अपने आप पे बहुत साइंटिफिकली एक
ऐसी घटना है जो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइज ऑफ अ मॉन्क एंड द मीडिया ग्लेयर इन अयोध्या। रामचंद्र परमहंस एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने राम मंदिर आंदोलन को बेप्राण फूंका, अकेले। उनके साथ लोग जुड़ते गए। तो जो ये मॉन्क रामचंद्र परमहंस, इनकी डेथ होती है 2003 में, और जब वो उस जंगल को पार करके जहाँ उसे जाना होता है मनकापुर में, वहाँ पहुँचता है, उसके बाद वो जब आता है तो पता चलता है रामचंद्र परमहंस जी की डेथ हो गई है। तो मीडिया फिर से आती है, जो वापस जा चुकी होती, बामुश्किल लखनऊ तक पहुंची होगी, और फिर से कवर करते हैं। वहाँ पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा शो होता है जिसमें आदरणीय मोहन भागवत जी भी होते हैं, अशोक सिंघल जी भी होते हैं, गिरिराज किशोर जी भी होते हैं, और भी तमाम सारे नेता होते हैं। उसके बाद आता द सेकेंड फेज ऑफ जॉबलेसनेस एंड रिलोकेटिंग टू बैंगलोर। इस इवेंट के बाद 2004 में जब दिल्ली में उसे बहुत कुछ नहीं मिलता तो वो बैंगलोर चला जाता है, और वहाँ पर वो एक सीरीज डिजाइन करता है, वेब सीरीज, जिसको नाम देता है द नोज ऑफ द न्यूज। द नोज ऑफ द न्यूज, बहुत लोग कहते हैं द नोज फॉर द न्यूज, लेकिन ये हिंदी का ट्रांसलेशन है द नोज ऑफ द न्यूज। मतलब न्यूज की नाक, न्यूज की आन बान शान, ये सोचकर वो डिजाइन करता है द नोज ऑफ द न्यूज, और वो 3 साल तक उसको चलाता है। द टीचिंग असाइनमेंट एंड शाइनी राशेल थॉमस, उसको वहाँ टीचिंग के लिए जॉब मिलती है कॉलेज में, एक डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना करने के लिए कहा जाता है। वहाँ उसे एक इंग्लिश की टीचर मिलती हैं, उसके साथ उसके जो प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं उसके बारे में। डिपार्टिंग टू अयोध्या अगेन, फिर वहाँ से बैंगलोर से वो वापस अयोध्या आता है पर्सनल कारणों से, पर्सनल रीजन से, और वहाँ एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस दौरान वो स्पेस साइंस में अपना पैशन डेवलप करता है और 1 साल तक स्पेस साइंस पर लेक्चर लेता है। उसी दौरान टेरर अटैक्स इन अयोध्या 2005-06 के दौरान वो अयोध्या में जब होता है तो अयोध्या में एक आतंकवादी हमला होता है और वो यूथ वहाँ पे मौजूद होता है, उसके बारे में वर्णन। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरशिप एंड माय मैरिज, फिर उसे एक दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरशिप मिलती है और उसकी शादी होती है। लेटर फ्रॉम बीबीसी, जिन बड़े बड़े मीडिया के लोगों को बीबीसी में वो अपनी सारी रिपोर्ट ही सोच कर भेज रहा होता है कि वो एक दमदार रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में उसे एक बहुत ही अनप्लीजेंट सीरीज ऑफ लेटर्स आते हैं लंदन ऑफिस से, उसको वो कैसे टैकल करता है, कैसे रिप्लाई देता है, उसके बारे में। जॉब हंट एंड देहरादून, वो फिर दिल्ली आता है और वहाँ फिर वो नौकरी ढूंढते ढूंढते देहरादून के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अध्यापन शुरू कर देता है और फिर वापस आता है, वहाँ से एमिटी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है। 2012 AD आता है, एंड ऑफ जॉबलेसनेस। 2012 के बारे में ये बताया गया था, किसी ने दावा किया था मायन सिविलाइजेशन ने तो कि ये दुनिया का खात्मा हो जाएगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तो उसके अगले दिन जब सुबह होती है, जिस डेट को मायन सिविलाइजेशन ने कहा था, तो वो अपने फ्लैट में उठता है और वहाँ ये पाता है कि उसके साथ में उसके बीवी, उसकी पत्नी, वाइफ और उसका बेटा सो रहे हैं और सबके चेहरे पर एक शांति, एक संतुष्टि वाली मुस्कान है कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि जॉबलेसनेस का जो फेज था उस यूथ का, वो ख़त्म हुआ है। तो एक खुशनुमा एंड पे एक किताब ख़त्म होती है और जैसे मैंने कहा, इसमें आप बहुत ही रुचिकर स्टोरीज पाएंगे एक सीरीज में, और इसको आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से मीडिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं,
जो प्रोफेसर हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए पूरी एक तरह से रामायण या गीता की तरह एक स्टाइल बुक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो किताबों की सीरीज में आज द स्टोरी ऑफ इंटर्न के बारे में, और यहीं पर मैं ये आपसे घोषणा करता हूँ, अनाउंस करता हूँ कि एडिशन 5 तक द स्टोरी ऑफ इंटर्न ख़त्म हो गई है। अभी मैं फ़िलहाल इसके एडिशन 6 और एडिशन 7 पे काम कर रहा हूँ एक साथ ही, और उम्मीद है 25 दिसंबर 2021 तक इसको मैं रिलीज़ कर पाऊँगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ये 7 एडिशंस में मुझे इस किताब को लिखना था। 5 एडिशंस हो गए हैं, 2 पर काम चल रहा है। इसी के साथ किताबों की सीरीज, ये श्रृंखला आपके साथ जारी रहेगी। हर एडिशन में बीच बीच में मैं अपनी किसी किताब के बारे में चर्चा करूंगा, किसी और की किताब के बारे में चर्चा करूंगा, और इस तरह हमारे विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा। अगली कड़ी में आपसे मिलें, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।